माधव सुबह सुबह ठेले पर ताजी सब्जियां बेचा करता था। उसकी ताजी सब्जियां ग्राहकों को बेहद लुभाती थी। सुबह के 6 बजे माधव ठेले पर सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो, लौकी, भिंडी, करेला, बैंगन ले लो। ताजी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाले भैया, जरा इधर तो आना। आया बहन जी। माधव ठेला लेकर उस महिला के घर के पास जाता है। तुम्हारी सब्जियां ताजी हैं? एकदम ताजी है बहन जी। यमुना किनारे जो खेत है ना, वहीं से सब्जियां खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, 1 किलो भिंडी और 2 किलो टमाटर दे दो। अभी देता हूँ बहन जी। माधव उस महिला को ताजी सब्जी देता है। धन्यवाद भैया, तुम्हारी वजह से मुझे घर बैठे बैठे ताजी सब्जी मिल गई, और वो भी सस्ते दाम में। कल मैं सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जा सकी थी। बहन जी, अब आपको सब्जी लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं रोज ताजी सब्जियां लाकर आपको दिया करूंगा। ठीक है भैया। उस महिला के अलावा उस घर के आसपास के लोगों ने भी माधव से ताजी सब्जी खरीदी। वाह भाई, आज तो हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह ताजी सब्जी बिक रही है। क्यों भाई, इधर पहली बार आए हो लगता है। हाँ बाबूजी, इस मोहल्ले में पहली बार आया हूँ। रोज आया करो ना, हमें सब्जी खरीदने की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बाबूजी, अब मैं रोज आया करूंगा। देखते ही देखते माधव की सारी ताजी सब्जियां बिक जाती हैं। माधव घर आ जाता है। आज अब बहुत जल्दी आ गए। हाँ सरिता, आज मेरी सारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। माधव हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उठता है तो घड़ी में दिन के 12 बजे थे। अभी तो 12 बजे हैं, सारा दिन पड़ा है। मैं क्या करूं? ऐसे सारा दिन खाली बैठने से क्या फायदा? क्यों ना अपने ठेले पर चाय की दुकान लगा लूं। माधव अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी ज्यादा कमाई हो जाएगी तो बिट्टू और बबलू को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा था। माधव उस दिन शाम को बाजार जाता है और चाय बनाने का सामान खरीद कर लाता है। दूसरे दिन वो अपने ठेले पर फिर से ताजी सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो, लौकी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, टमाटर 15 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो। ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाले, तुम्हारी सब्जियां तो बाजार से बहुत सस्ती हैं, और वो भी सुबह सुबह बेच रहे हो। सुबह सुबह ताजी सब्जी खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए। तो देर किस बात की है बाबूजी, बताइए कौन सी सब्जी तोल दूं? 1 किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर तोल दो। ठीक है बाबूजी। माधव ग्राहक को ताजी सब्जियां देता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर और ग्राहक आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। सब्जियां बेचकर माधव सुबह के 8 बजे तक अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वो खा पी कर अपने ठेले पर चाय बेचने का सामान लगाता है और चाय बेचने निकल जाता है। सुबह के 9 बजे थे। माधव चौराहे पर चाय का ठेला लेकर खड़ा था। तभी एक ग्राहक वहां आता है। तुम तो वही हो ना जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचा करते हो? हाँ बाबूजी, मैं वही हूँ। तुम चाय भी बेचते हो? बाबूजी, सब्जियां बेचने के बाद मेरे पास काफी खाली वक्त बच जाता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चाय की ठेली लगाना शुरू कर दूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो 1 कप चाय पिला दो। आज घर में दूध फट गया था, जिस कारण सुबह चाय नहीं पी सका। मैं अभी चाय पिलाता हूँ बाबूजी। माधव ग्राहक के लिए चाय बनाता है और उसे चाय पीने के लिए देता है। तुम चाय भी अच्छी बनाते हो। जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, सफलता जल्दी ही तुम्हारे कदमों में होगी। बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमारी सफलता इसी में है कि बस हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, बिट्टू और बबलू। दोनों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो मेहनत तो कर ही रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। ग्राहक चाय पीकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद माधव की चाय की ठेली पर और लोग आने लगते हैं और उसका चाय का काम भी चल पड़ता है। बहुत सारे लोग माधव की ठेली पर चाय इसलिए पीते थे कि वो सुबह सुबह उन्हें घर बैठे बैठे ताजी सब्जियां बेचा करता था। एक ग्राहक चाय पीते हुए कहता है, भाई माधव, जब से तुमने सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचनी शुरू की है ना, मेरी तो शाम को ऑफिस से लौटते समय
सब्जी खरीदने की टेंशन ही खत्म हो गई है। ये सब आप लोगों की दुआ है बाबूजी, तभी मैं सब्जियां खरीद पाता हूँ। माधव का सब्जी और चाय बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद माधव ने सरिता से कहा, सरिता, मैंने थोड़े पैसे जोड़ लिए हैं, कल बिट्टू और बबलू का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। बिट्टू के बाबा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अच्छी बात है कि कल से ये दोनों स्कूल जाया करेंगे। माधव दूसरे दिन अपने दोनों बेटों को लेकर स्कूल जाता है, जहाँ वो दोनों का एडमिशन करवाता है, जिसमें उसके 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। वो घर आकर सरिता को बताता है, सरिता, बच्चों के एडमिशन में सारे पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं जी, पैसे तो हम फिर कमा लेंगे। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाबा, बाबा, हम दोनों कल से स्कूल जाएंगे ना? हाँ बेटे, तुम दोनों भाई कल से स्कूल जाओगे, खूब मन लगा कर पढ़ना। बाबा, हमें नए कपड़े, नए जूते मोजे और नई किताबें मिलेंगी ना? हाँ बबलू बेटे, तुम्हें नया स्कूल बैग भी मिलेगा। कितना मजा आएगा, हमारे पास सब कुछ नया नया होगा। बच्चों को इतना खुश देखकर माधव और सरिता भी बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन से माधव और सरिता के दोनों बेटे स्कूल जाने लगते हैं। माधव ताजी सब्जियां लेकर सुबह सुबह बेचने निकल जाता है, जिसके बाद वो घर आता है और सुबह 9 बजे चाय की ठेली लगा लेता है। लेकिन वो दिन माधव के लिए कयामत का दिन था। माधव के ठेले पर चाय बनाने वाला चूल्हा लुढ़क जाता है और ठेले पर आग लग जाती है। इससे पहले कि माधव आग बुझा पाता, ठेला धुधु करके जल जाता है। ये देखकर माधव फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माधव रोता पीटता घर आता है। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और हमारी ठेली कहाँ है? माधव रोते हुए सरिता को सारी बात बताता है। अब क्या होगा, हमारे पास तो नई ठेली खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। सारे पैसे बच्चों के एडमिशन में खर्च हो गए। हम बर्बाद हो गए सरिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। माधव और सरिता बेहद परेशान थे। वो दोनों बिना खाना खाए बैठे रहे। सरिता का घर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। दोपहर में जब बिट्टू और बबलू स्कूल से घर आते हैं तो माता पिता को इस हालत में देखकर कहते हैं, क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं बबलू बेटे, तू आज पहली बार स्कूल गया था, इसीलिए तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। और बाबा क्यों रोए थे? बाबा के गालों पर आंसू की लकीरें साफ दिख रही हैं। माधव अपने गमछे से अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है, नहीं बेटे, ये तो थकान के कारण हो गया है, आज काम बहुत ज्यादा था। दोनों ने झूठ बोलकर बच्चों को बहला तो लिया, लेकिन दूसरे दिन जब माधव सुबह सुबह ठेली लेकर सब्जी बेचने नहीं निकला तो ग्राहक उसका इंतजार करने लगे। अरे भैया, आपने उस सब्जी वाले को देखा क्या? कौन सब्जी वाला? वही जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां लेकर आता है। हाँ वही, आज वो सब्जी की ठेली लेकर नहीं आया। मैं रोज सुबह सुबह उसी से ताजी सब्जियां लेती हूँ। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब से वो ताजी सब्जियां लेकर आने लगा है, मैं ऑफिस से सब्जियां लेकर नहीं आता। आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। और भी ग्राहक माधव का इंतजार करते हैं, लेकिन माधव सब्जी बेचने नहीं आता है। कुछ लोग उसकी चाय की ठेली वाली जगह पर जाते हैं तो माधव उन्हें वहां भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें उस जगह पर कुछ जलने के निशान मिलते हैं। लगता है यहाँ आग लगी थी, कुछ गड़बड़ है। कहीं उस सब्जी वाले की ठेली पर आग तो नहीं लग गई। ग्राहक दूसरे दिन भी सुबह सुबह माधव का इंतजार करता है, लेकिन माधव नहीं आता है। मोहल्ले के दूसरे लोग भी माधव का इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, वो सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा? लगता है हमें बाजार से ही सब्जियां लानी पड़ेगी। तभी वो ग्राहक सभी लोगों से कहता है, उसकी ठेली में आग लग गई है। सभी इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी वजह से हमें रोज सुबह सुबह घर बैठे ताजी सब्जियां मिल जाती थी। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? मैं आज उसके घर का पता लगा लूंगा। वो व्यक्ति उस शाम ऑफिस से लौटते समय माधव की चाय की ठेली वाली जगह पर जाता है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। कुछ देर बाद उसे माधव के घर का पता मिल जाता है। शाम को वो मोहल्ले में जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। हम कल सुबह उसके घर चलेंगे। दूसरे दिन मोहल्ले के सारे लोग मिलकर माधव के घर जाते हैं। साहब, आप लोग? भैया, तुम बहुत दिनों से सब्जी बेचने नहीं आए, इसीलिए हम लोग तुम्हारे घर आ गए। क्या बताऊं बहन जी, मेरी सब्जी की ठेली जल गई। मेरे पास दूसरी ठेली खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके माधव को देते हैं। ये लो भैया,
इस पैसे से तुम नई ठेली, सब्जियां और चाय बेचने का सामान खरीद लेना और कल से सब्जी बेचने आ जाना। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, हम कल सुबह तुम्हारा इंतजार करेंगे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पैसे लेकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करता है। कामिनी देवी की दोनों बहुएं नितारा और सिद्धि पहली बार मां बनने वाली थी। नितारा का मायका बहुत अमीर था तो वहीं सिद्धि का मायका गरीब था। दोनों बहुओं की डिलीवरी के वक्त कामिनी देवी के घर एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। कामिनी देवी के घर में उनकी सबसे बड़ी ननद शकुंतला देवी की एंट्री होती है। शकुंतला देवी कामिनी देवी के पति रघुराज से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। कामिनी, ओ कामिनी। अरे बड़ी दीदी, आइए बैठिए ना दीदी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कामिनी अपनी बड़ी ननद को पानी लाकर देती है। शकुंतला दीदी आने से पहले बता देती तो मैं अपने दोनों बेटों में से किसी एक को स्टेशन भेज देती। आपको घर आने में तकलीफ हुई होगी। अरे तकलीफ कैसी, ये मेरा ही तो घर है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, ये आपका ही घर है। दोनों बहुएं कहाँ हैं? दोनों पहली बार माँ बनने वाली हैं। मैंने तो रघु को अपनी गोद में खिलाया है राजन और नितिन को अपनी गोद में खिलाया है। अब उनके बेटों को भी अपनी गोद में खिलाऊंगी। बिल्कुल दीदी, दोनों बच्चों पर तो आपका पहला हक है। मैं नितारा और सिद्धि को बुलाकर लाती हूँ। तू सिर्फ सिद्धि को बुलाकर ला, नितारा को आराम करने दे, मैं उसके कमरे में जाकर मिल लूंगी। ऐसा क्यों दीदी? नितारा को भी बुला लाती हूँ, वो भी आपसे मिल लेगी। कामिनी, तू बिल्कुल बुद्धू ही रह गई। अरे नितारा बड़े अमीर घर की बेटी है, उसे ज्यादा चलने फिरने की कहाँ ही आदत होगी। उसे आराम करने दे, तू सिद्धि को बुला ला। इससे पहले कि कामिनी सिद्धि को बुलाने जाती, सिद्धि खुद ही चाय नाश्ता लेकर बुआ सास के पास आ जाती है। बहू, तूने क्यों तकलीफ की, मैं तो चाय बना ही लेती। सिद्धि बुआ सास के पैर छूती है, लेकिन बुआ सास के मुंह से आशीर्वाद का आ भी नहीं निकलता है। सिद्धि वहां से चली जाती है। कामिनी, सिद्धि के होते हुए तू रसोई में काम करती है? दीदी, सिद्धि पहली बार माँ बन रही है ना, अब 9वां महीना लग गया है। डॉक्टर ने कहा है कि लेबर पेन कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसे काम करने से मना किया था। गर्भवती औरत जितना ज्यादा काम करेगी उसका बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। हाँ दीदी, ये बात तो नितारा पर भी लागू होती है ना? नहीं, नितारा अमीर घर की बेटी है, उसके घर में नौकर चाकर हैं, उसे घर का काम करने की आदत कहाँ होगी। उसे तो आराम करने दिया कर, सिद्धि से घर के सारे काम कराया कर। लेकिन दीदी, लेकिन क्या, अब मैं आ गई हूँ ना, तू देखती जा मैं कैसे सिद्धि से काम निकलवाती हूँ। बड़ी बुआ चाय नाश्ता करके अमीर गर्भवती बहू के कमरे में जाकर उससे मुलाकात करती है। उसके बाद वो सिद्धि के पीछे पड़ जाती है। सिद्धि बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? बुआ जी, पनीर की सब्जी, दाल तड़का और चावल बना रही हूँ। पनीर की सब्जी के साथ पूरियां बना ले और दाल तड़का के साथ पुलाव और साथ में बेसन का हलवा भी बना लेना। ठीक है बुआ जी। और सुन, मैं गांव से पालक लेकर आई हूँ, अभी सबके लिए पालक के पकौड़े बना दे। ठीक है बुआ जी। दीदी, इतना काम? तू चुप कर, तू देखती जा कैसे सिद्धि सारे काम मिनटों में कर लेगी, उसे काम करने की आदत होगी। सिद्धि सबके लिए पालक के पकौड़े बनाती है, उसके बाद रात का खाना बनाती है। सबको खाना खिलाने के बाद जूठे बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी बुआ जी उसे ही थमा देती है। बेचारी सिद्धि थक कर चूर हो जाती है और बिना खाए बिस्तर पर गिर जाती है। सिद्धि, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत थकान लग रही है। आज बुआ जी ने तुमसे बहुत काम करवाया है, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। नितिन जाकर कामनी से कहता है कि घर का सारा काम सिद्धि से ना करवाया जाए। तू तो बीवी का गुलाम बन गया है। जब हमारे पेट में बच्चा था तब हम घर के सारे काम मिनटों में निपटा दिया करते थे। तेरी बीवी कहाँ की महारानी है कि उससे जरा सा काम नहीं होता है? बुआ जी, मेरा मतलब था कि जब घर में इतने लोग हैं तो सब मिल बांट कर काम कर लेते। अकेले सारा काम करने से सिद्धि की तबीयत खराब हो गई है। हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या काम कर सकता है, औरतों के मामले में तू बीच में मत बोल। अब बुआ जी रोज सिद्धि को घर के कामों के अलावा नए नए काम बताते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक नितारा के पेट में दर्द होने लगा। राजन नितारा को एक महंगे अस्पताल में ले जाता है, जहां वो एक बेटे को जन्म देती है। नितारा अभी अस्पताल में ही थी कि तभी घर में सिद्धि को भी लेबर पेन होने लगता है। घबराओ मत सिद्धि, मैं तुम्हें उसी अस्पताल में ले चलता हूँ जहाँ भाभी एडमिट हैं।
सिद्धि को महंगे अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत है? घर के बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी डिलीवरी होती है, वहीं ले जा। बुआ जी, आपको तो पता ही है कि सरकारी अस्पताल में पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव होता है। गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की आदत होती है। शादी से पहले इसने कौन सा किसी महंगे अस्पताल में इलाज कराया होगा? बुआ जी जिद करके सिद्धि की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाती हैं। दोनों बहुएं अपने अपने बच्चे को लेकर घर आती हैं। कामिनी, जा आरती की थाली ले आ, नितारा और उसके बेटे का स्वागत मैं करूंगी। कामिनी आरती की थाली लेकर आती है। बुआ जी नितारा और उसके बेटे की आरती उतार कर स्वागत करती हैं। नितारा घर के अंदर आ जाती है। उसके पीछे सिद्धि अपने बेटे को लेकर घर आती है, लेकिन बुआ जी उसका स्वागत नहीं करती हैं। कामिनी, आरती की थाली पूजा वाली जगह पर रख दे। लेकिन दीदी, सिद्धि का बेटा भी तो इस घर का पहला पोता है, उनकी आरती नहीं उतारेंगी? अरे, इनकी आरती उतार कर क्या करेगी? चल घर में चल, नितारा के बेटे की मुंह दिखाई करनी है। बुआ जी नितारा के कमरे में जाती हैं। वो नितारा के बेटे के हाथ में एक सोने की चेन देती हैं। नितारा बहू, ये सोने की चेन तेरे बेटे के गले में बहुत सुंदर लगेगी। बुआ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे, जरूरत कैसे नहीं थी? तू इस घर की बहू है, तेरा बेटा इस घर का पहला पोता है, इस घर का चिराग है। बुआ जी, मेरा बेटा भी इस घर का चिराग है। मेरे बेटे के लिए क्या लाई हो? शकुंतला देवी को नितिन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तेरे बेटे के लिए मैं बाजार से कपड़े ला दूंगी। अच्छा, बड़े भैया के बेटे के लिए सोने की चेन और मेरे बेटे के लिए सिर्फ कपड़े? ये भेदभाव क्यों बुआ जी? ये तू अपनी बुआ से कैसे बात कर रहा है नितिन? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ, तुमने तो मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है, लेकिन बुआ जी को अमीर और गरीब में भेदभाव करना क्या दादी जी ने सिखाया होगा? जब से बुआ जी आई हैं, नितारा भाभी और सिद्धि के बीच भेदभाव कर रही हैं। नितिन बेटे, मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमीरों के स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब नितारा अपने मायके में क्या बोलेगी कि बुआ जी ने उसके बेटे को एक सोने की चेन तक नहीं दी। रही सिद्धि की बात, तो उसने अपने मायके में सोने के गहने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है बुआ जी, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। नितिन उसी समय बाजार जाता है और अपने बेटे के लिए एक सोने की चेन लाता है और उसके गले में पहना देता है। आपने बुआ जी की बातों को दिल पर ले लिया नितिन, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सिद्धि, मैं अपने बेटे को कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगा। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है। दूसरे दिन बुआ जी बाजार से कुछ कपड़े लाती हैं, लेकिन वो दो तरह के कपड़े लाती हैं। नितारा के बेटे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और सिद्धि के बेटे के लिए छोटी सी दुकान से सस्ते कपड़े। वो दोनों बहुओं को कपड़े देती हैं। बुआ जी, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। मेरे जिगर के टुकड़े के सामने ये कुछ भी नहीं। बुआ जी नितारा के बेटे को गोद में उठाकर खूब प्यार करने लगती हैं। वहीं सिद्धि बुआ जी के लाए कपड़ों को देखकर मन ही मन सोचती है, सस्ते ही सही, लेकिन बुआ जी इतने प्यार से मेरे बेटे के लिए कपड़े लाई हैं। बुआ जी का इस तरह से दोनों बच्चों में भेदभाव करना घर के सदस्यों को बुरा तो लग रहा था, लेकिन सब उनकी उम्र और रिश्ते का लिहाज कर रहे थे, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा क्या करूं कि बुआ जी अपने घर चली जाएं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर ये घर बुआ जी का भी है। तुम नहीं देख रही वो कैसे दोनों बच्चों में फर्क कर रही हैं? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारा मायका गरीब है और नितारा भाभी का मायका अमीर है। नितिन को एक उपाय सूझता है। दूसरे दिन, बुआ जी, आज से घर की रौनक और बढ़ने वाली है। दोनों बच्चों से मिलने के लिए बड़ी ताई जी आ रही हैं। शकुंतला देवी का बड़ी ताई जी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो उसी दिन अपना टिकट कटाकर अपने घर चली जाती हैं। नितिन बेटे, अपनी बड़ी ताई जी को लेने स्टेशन नहीं जाएगा? कौन सी ताई जी? मैंने बुआ जी को यहाँ से भगाने के लिए झूठ बोला था। जिस तरह से वो नितारा भाभी और सिद्धि के बीच फर्क कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा किया बेटे, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। शकुंतला देवी के जाने के बाद कामिनी अपने दोनों पोतों के जन्म की खुशी में घर में पार्टी करती है। वो बड़ी बुआ जी को छोड़कर सारे रिश्तेदारों को पार्टी में इनवाइट करती है। Please subscribe this channel.